CRPC सेक्शन 337 to 344 तक पावर ऑफ पर्डन के इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। 337 टेंडर ऑफ पर्डन टू अकम्प्लिस। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमें समझना ये ज़रूरी है कि टेंडर होता क्या है। टेंडर जैसे कि अक्सर आपने अखबार इश्तिहार में या टीवी में देखा होगा जी, फ़लाँ चीज़ का या फ़लाँ बिल्डिंग का, सड़क का टेंडर मंजूर कर लिया। टेंडर मीन टू से किसी को कुछ देना, रिलीफ देना या कुछ फरहाम करना, मुहैया करना। पर्डन कहते हैं माफ़ी, किसी शख्स को माफ़ी आम देना, और वो शख्स जो किसी जुर्म में मतलूब हो या जिसने कोई जुर्म किया हो। अकम्प्लिस की डेफिनेशन हमें लॉ ऑफ एविडेंस सेक्शन 16 के अंदर मिल जाती है कि शरीक जुर्म। वैसे टेंडर ऑफ पर्डन के ऊपर मेरे बहुत सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं अप्रूवर की सूरत में या अकम्प्लिस की सूरत में, बट ये CRPC के सेक्शन वाइज लेक्चर्स थे, तो इसके लिए इस चैप्टर को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अकम्प्लिस आम तौर पर एक ऐसा शख्स होता है जो जनरली तो इसकी डेफिनेशन है कि शरीक जुर्म, लेकिन आम तौर पर एक ऐसा शख्स जो किसी छोटे जुर्म के अंदर इन्वॉल्व होता है, एक पूरे क्राइम सीन के अंदर उसका एक छोटा रोल होता है, तो उसको आम तौर पर अकम्प्लिस बनाया जाता है या अप्रूवर बनाया जाता है। टेंडर ऑफ पर्डन ऐसे शख्स को दिया जाता है जहां पर हुकूमत के पास, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास या अदालत के पास खातर ख्वाह किसी जुर्म से मुतल्लिक सबूत नहीं है, और अदालत कहती है कि जनाब इन 4-5 लोगों पर तो सस्पेक्ट है, या पुलिस कहती है जी इन 4-5 लोगों पर तो हमें शक है कि इन्होंने ये जुर्म किया है, तो मुमकिनात में से कि इनमें से किसी एक का रोल कम है, उसको पर्डन बना लेते हैं। तो उनसे तफ्तीश की जाती है, मटीरियलिस्टिक एविडेंस नहीं मिलती, मटीरियलिस्टिक विटनेस नहीं मिलते, बट इंटेलिजेंस बेस के ऊपर पुलिस को या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को ये पता चलता है कि जी फ़लाँ शख्स ने जुर्म किया है और ये 3-4 लोग उसके साथ मौजूद थे। अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट के ऊपर सज़ा नहीं हो सकती, ना ही इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट है वो एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट है, उसकी बहुत सारी वजूहात है। ये वजह नहीं है कि वो सही नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पुलिस किसी माइनर रोल वाले शख्स को एग्री करती है कि जी आप हमें तमाम वाक़या, तमाम हालो अहवाल बता दें, ताकि जो हमारे पास मटीरियलिस्टिक एविडेंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, फ्रांसिक एविडेंस है या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, तो इस बेस पर हम बाकी मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचा सकें। तो जब वो शख्स तमाम हालो अहवाल बताता है तो उस शख्स को कुछ प्रोटेक्शन दी गई है लॉ के अंदर, कुछ उसको ऊपर इसेंशियल्स लगाए गए हैं, और कुछ लॉ ने प्रोसीजर बयान किया गया है जो कि टेंडर ऑफ पर्डन सेक्शन 337 से 344 तक हमें पता चलता है। इन द केस ऑफ एनी ऑफेंस ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, और एनी ऑफेंस पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, और ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 211 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड 7 ईयर, जिसकी 7 साल तक सजा बढ़ाई जा सकती है, और एनी ऑफेंस इम्प्रिजनमेंट विच फॉलोइंग सेक्शन 216, 216 A, 369, 401, 435, 477 A, ये कुछ सेक्शन है जहां पर पावर ऑफ पर्डन जो है या टेंडर ऑफ पर्डन ग्रांट किया जा सकता है किसी भी मुल्ज़म को। अब यहाँ पर वर्ड तो किसी भी मुल्ज़म का मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिकली किसी भी मुल्ज़म को नहीं। फॉर एग्जांपल एक अकरंस होता है, एक वकूआ, वहाँ पर 4 लोग मौजूद है, 5वां जो बंदा मकतूल है, जो कत्ल होता है, लिख लिया। अच्छा जी, अब 4 लोग हैं, 5वां कत्ल हुआ है। अब किसी को भी पावर ऑफ पर्डन अगर ग्रांट करते हैं तो जो एक मेन अक्यूज है जिसने फायर मारा, अगर उसको पावर ऑफ पर्डन मिल गया तो बाकी जिनके माइनर ऑफेंस है उनको तो सजा देने का फ़ायदा नहीं है। बेसिकली तो मुल्ज़म वहाँ से आपसे बरी हो गया। तो लिहाजा इसका पर्पज़ किसी से भी मुराद ये नहीं कि आप जो मेजर क्राइम के अंदर इन्वॉल्व है उसको भी पावर ऑफ पर्डन देकर आज़ाद कर दो। नो, जिसका माइनर रोल होगा उस अक्रस में, क्राइम सीन में, उस क्राइम में, उसको पावर ऑफ पर्डन या उसको टेंडर ऑफ पर्डन अवार्ड किया जाएगा, उसको माफ़ी दी जाएगी, ताकि वो तमाम चीज़ों को डिस्क्लोज करे, वजाहत के साथ तमाम इसेंशियल्स को बताए पुलिस को या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को या इंटेरोगेशन टीम को। 338 पावर टू ग्रांट ऑफ टेंडर ऑफ पर्डन इफ एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज पास। हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी शख्स को जिससे लगे कि वो शख्स इस जुर्म में इन्वॉल्व था, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से मुराद ऑन द स्पॉट मौजूद था, इनडायरेक्ट अबेटमेंट की सूरत में वो मौजूद था, या असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा था, या कुछ हेल्प कर रहा था उनको ले जाने छोड़ने के अंदर, या उनको कुछ मालूमात फरहाम कर रहा था मुल्ज़मान को वो जुर्म करने में, तो इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व था या डायरेक्टली इन्वॉल्व था, इस सूरत में उस शख्स को टेंडर ऑफ पर्डन ग्रांट किया जा सकता है, बट इन माइनर रोल। अच्छा, अब इसकी एक्सेप्शन है कि किसी ऐसे शख्स को टेंडर ऑफ पर्डन नहीं दिया जा सकता जो हर्ट या कत्ल के केस में इन्वॉल्व होगा, जब तक कि जो
उसके वारसान है या जो विक्टिम है उसकी अपनी मर्जी शामिल ना होगी। 339 ट्रायल ऑफ पर्सन टू होम पार्डन हैज बीन टेंडर्ड, जिस शख्स को टेंडर ऑफ पार्डन दिया गया है, माफी का ऐलान किया गया, उसका ट्रायल कैसे होगा। वेयर अ पार्डन हैज बीन टेंडर्ड अंडर सेक्शन 337 और अंडर सेक्शन 338 and the public prosecutor certified that the opinion any person who is accepted such tender either willfully concealing anything essential or by giving false evidence not compelled with the condition or which tender was made such person may be tried। अगर एक शख्स को पावर ऑफ पार्डन दिया गया, टेंडर ऑफ पार्डन दिया गया और वो शख्स कुछ छुपा जाता है, झूठी गवाही देता है, वो तमाम चीज़ें अया नहीं करता, वो तमाम चीज़ें बताता नहीं है, वो तमाम चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करता जिसकी बुनियाद पर उसको पार्डन ग्रांट किया गया था, टेंडर ऑफ पार्डन दिया गया था, तो ऐसी सूरत में उस शख्स का ट्रायल हो सकता है, उन मुल्जमान के साथ नहीं होगा, उनसे अलग उसका ट्रायल किया जाएगा। प्रोसीजर इन ट्रायल ऑफ पर्सन अंडर सेक्शन 339, इसका प्रोसीजर क्या होगा। द कोर्ट ट्राइंग अंडर सेक्शन 339 a person who has accepted a tender of pardon shall before the evidence of witness for the prosecution is taken ask the accused whether he plead that he has pardon was made। जब उसका ट्रायल होगा तो कोर्ट उससे पूछेगी कि जनाब आपको जो पार्डन दिया गया था, माफ़ीनामा दिया गया था, क्या आपने उसकी तामील की, फरमाबरदारी की, आपने एज इट इज़ को फुलफिल किया या नहीं किया। अब दोनों सूरतों में अगर वो इसका एक्सक्यूज़ या को प्लीड देता है, प्ली लेता है कि जनाब मैंने किया लेकिन इस सूरत में नहीं किया, मुझे जान का खतरा था, तो कोर्ट उसको भी लिखेगी। अगर वो खामोश रहता है कोर्ट उसको भी लिखेगी। अगर वो आगे से इनकार कर देता है कि मैंने नहीं किया, तो इन तीनों सूरतों के अंदर कोर्ट उसकी प्ली को, उसके अल्फाजों को, उसकी स्टेटमेंट को लिखने की बाउंड है ऑन द रिकॉर्ड। और अगर अक्यूज कहता है कि जनाब जो मुझे पार्डन दिया गया था, जिन बुनियाद पर, जिन वजूहात पर या जिस चीज़ को डिस्क्लोज करने पर, वो मैंने डिस्क्लोज कर दी, अब मुझे जानबूझकर नहीं छोड़ रहे पुलिस वाले या मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे, तो इस सूरत में अगर कोर्ट चाहे तो उसको इक्वट भी कर सकती है। और अगर कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं कि उसको जो पार्डन मिला था उसने उसका मिस यूज किया, गलत इस्तेमाल किया, तो उसके ऊपर ट्रायल बाकायदा प्रोसीड किया जाएगा। काइंड ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूट टू बी डिफेंडेड एज कंपिटेंसी टू बी अ विटनेस, उस शख्स ने जो भी स्टेटमेंट दी है, जिसको टेंडर ऑफ पार्डन मिला है, माफ़ी मिली है जिसको, उसकी स्टेटमेंट को उसके खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और बाकी उसको वो तमाम राइट्स हासिल होंगे जो कि एक डिफेंस काउंसिल को, जो कि अपने आप को डिफेंस करने वाले शख्स को या अक्यूज को हासिल होते हैं। अगला सेक्शन है जी 341, प्रोसीजर वेयर अक्यूज डज नॉट अंडरस्टैंड प्रोसीडिंग। अगर जो अक्यूज है वो प्रोसीडिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, अगर अक्यूज प्रोसीडिंग को समझ नहीं सकता या कानून इस नोयत का है, कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अक्सर ये हो जाता है अक्यूज के साथ या विटनेसेस के साथ भी कोर्ट में कि लॉज की उनको समझ नहीं आ रही होती, कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है एंटी करप्शन के अंदर या नैब के अंदर, या फिर वो बहरा है, गूंगा है, नासमझ है, इन सेंस है, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, डीफ एंड डम्ब है। तो ऐसी सूरत में जो ट्रायल कोर्ट है वो केस को हाई कोर्ट के पास रेफर करवा देगी, तो फिर हाई कोर्ट जो भी उसके ऊपर फैसला करेगी, या खुद सुनना चाहे या उसको स्पेशल कोर्ट को भिजवाना चाहे, या जो भी हाई कोर्ट की डायरेक्शन होगी उसको एज इट इज फुल किया जाएगा। 342 पावर टू एग्जामिन द अक्यूज। पावर टू एग्जामिन द अक्यूज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सेक्शन है, क्रिमिनल केसेस के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। पावर टू एग्जामिन द अक्यूज, अक्यूज को एग्जामिन करने के लिए कोर्ट कुछ जर्नली क्वेश्चन पूछती है, आपने जुर्म किया या नहीं किया, आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, आपने जुर्म क्यों किया, आप उस दिन कहाँ पर थे, आपका नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, कहाँ रहते हो, इस तरह के जनरली क्वेश्चन पूछती है एग्जामिन करने के लिए, परखने के लिए कि एक बात तो आया यही अक्यूज है। तो कोर्ट मुल्जम से क्वेश्चन पूछती है, क्वेश्चनिंग करती है, जिससे ये डिटरमाइन कर सके एक चीज़ कि आया यही वो शख्स है जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है। सेकेंडली मुल्जम की क्रेडिबिलिटी को, वर्थ को जानने का भी ये तरीक़ेकार है। और इस तरह से किसी भी नोयत का क्वेश्चन मुल्जम से कोर्ट पूछ सकती है। अब इसका जो सब सेक्शन 2 है वो हमें बताता है कि अगर मुल्जम रैंडली इनकार कर देता है या इसका जवाब नहीं देता या खामोश हो जाता है, तो इसकी बिहाफ पर मुल्जम को सजा नहीं दी जा सकती, पनिश नहीं किया जा सकता। हाँ, कोर्ट अज्यूम, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है इन्फेरेंस, कोर्ट इसका कोई खुलासा, नतीजा, मफहूम जरूर निकाल सकती है कि मुमकिनात में से है कि यही बंदा है जो बोल नहीं रहा शर्मिंदगी के मारे में, बट सजा नहीं देगी। लाइक कोर्ट अगर पूछ देगी जी आपने जुर्म किया है, वो खामोश रहता है, वो कोई जवाब नहीं देता। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा ना कि कोर्ट कहती है कि भी आपने ये जुर्म किया है या नहीं, तो मुल्जम खामोश है, तो कोर्ट कहता है जी आपकी ये खामोशी आपको सजा दिलवा सकती है। वो गलत कहा हुआ है फिल्मों में। मुल्जम की खामोशी उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती, ना ही इस पर उसको सजा दी जा सकती है। हाँ, कोर्ट ये नतीजा अखज कर सकती है, मे थिंक फिट इट, जो कोर्ट मुनासिब समझे। और अगर कोर्ट के अंदर जो मुल्जम है वो कोई बयान देता है, जवाब सबमिट करवाता है, तो उसको एज ए स्टेटमेंट, एज ए विटनेस मुल्जम के अगेंस्ट उस जुर्म में या किसी और जुर्म के मुतालिक भी अगर मुल्जम बताता है तो वहाँ पर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसकी एक सब सेक्शन 4 है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 340, जो सेक्शन 340 में बताया गया है, नो ओथ शैल बी एडमिनिस्ट्रेट टू द अक्यूज। अक्यूज से कोई भी बात ओथ पर यानी कि हलफ लेकर नहीं पूछी जा सकती। जर्नली पूछी जा सकती है, वो खुद से हलफ देना चाहे तो समथिंग एल्स, बट कोर्ट या कोई भी पार्टी अक्यूज को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, अक्यूज को प्रेशराइज नहीं कर सकती, अक्यूज को ये नहीं कह सकती कि जी आप ये जो बात कर रहे हैं इसको ऑन द ओथ करें, ऑन द रिकॉर्ड लेकर आए। नो इन्फ्लुएंस टू बी यूज ऑफ इंड्यूस डिस्क्लोजर्स। कुछ जाहिर करने के लिए डिस्क्लोजर्स अया करना, खोलना, वजाहत करना, इंड्यूस आमादा करना, रागिब करना, किसी को इन्फ्लुएंस के जरिए प्रेशराइज करके आमादा नहीं किया जा सकता, किसी के ऊपर प्रेशर डाल के उसको आमादा नहीं किया जा सकता कि वो सब कुछ बताए अया करे, जो कि 337 या 38 के अंदर टेंडर ऑफ पार्डन की सूरत में बताया गया। पावर टू पोस्टपोन और अर्जेंट प्रोसीडिंग इफ फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ विटनेस और एनी अदर रीजनेबल or any other reasonable cause it become necessary or advisable to postpone the commencement of urgent inquiry trial, the court may, if it think fit, by order in writing citing the reason। अगर विटनेस नहीं आ रहा या कोई ऐसा सबूत डिले हो रहा है जिसको कोर्ट में ऑन द स्पॉट या इन टाइम आना चाहिए था, या वुकला टाइम पर नहीं पहुंच सके, वुकला का कोई इशू बन गया, या कोई एक वकील नहीं आ सकता, तो कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो प्रोसीडिंग को अर्जेंट कर सकती है, पोस्टपोन कर सकती है कुछ टाइम के लिए। लेकिन यहां पर भी एक प्रोवाइडेड है कि मजिस्ट्रेट साहब रिमांड के दौरान प्रोसीडिंग को अर्जेंट नहीं कर सकते। ये नहीं है कि जी 15 दिन का रिमांड दिया और 15वें दिन के बाद मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि चलो इसको फिर अर्जेंट कर देते। नो, मजिस्ट्रेट साहब एक वक्त में मैक्सिमम 15 दिन का रिमांड दे सकते हैं। इससे ज्यादा जो सेटल प्रिंसिपल है, सेटल लॉ है, वो मजिस्ट्रेट को रिमांड नहीं देना चाहिए अक्यूज का। नेक्स्ट सेक्शन 345 कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में, इसको हम अगले डिटेल लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।